हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में। पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो भी एमसीक्यूज़ जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं या फिर जो रिपीटेड फॉर्म में वापस बार बार पेपर के अंदर पूछ जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा आपको, एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। एनिकॉर्न, एक सींग वाले गेंडे का। इधर कुछ घड़े रखे हुए हैं, कांसे की मूर्ति बनी हुई है। तो ये सब इस वहाँ की खुदाई करने पे ये सब हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है करियर पथ स्टडी पॉइंट। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। आपको डेली जीके जीएस या अदर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड टास्क मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इस नाम को लेके कि सर हड़प्पा सभ्यता तो वहाँ पे एक स्थल था जिसको सबसे पहले खोजा गया था। तो हाँ, उनका मानना बिल्कुल सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल सबसे पहले खोजा गया है उसी के नाम पे इसको जाना जाता है। यानी कि आप यूँ बोल सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता तो एक संपूर्ण पूरे जो जितने भी क्षेत्र उसमें हमें खुदाई करने पे मिले हैं उन सबको मिला के बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे पे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पे पाए गए हैं सभी जगह, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले खोजा गया वो हड़प्पा सभ्यता वो खोजा गया था, ठीक है। चलो अभी क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है यह सभ्यता, मुख्य रूप से दक्षिण एशिया। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये दक्षिणी एशिया में, कहाँ पे? दक्षिणी एशिया में। हम क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और हम अपने भारत की स्थिति के अनुसार आंसर पश्चिम बता देते हैं। जबकि पूछता क्या है बहुत बार क्वेश्चन के अंदर कि एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति क्या थी, ठीक है ना। तो एशिया में तो दक्षिणी एशिया आ जाएगा क्योंकि अपना भारत दक्षिणी एशिया में लोकेटेड है। और भारत की पूछ जाए तो पश्चिमी भाग में, ठीक है। भारत की पूछ जाए तो पश्चिमी भाग के अंदर, जो आज पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में पड़ता है, जहाँ पे फलीभूत है। और ये कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है। कांस्य आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। कांसा एक धातु होती है, ठीक है ना, जिसको दो अन्य धातुओं से मिश्रित करके बनाया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि कांस्य किन दो धातुओं की मिश्र धातु होती है? तो कांस्य होती है कॉपर प्लस टिन की, कॉपर प्लस टिन, ठीक है ना। कांसा, जिसको हम कांसा बोलते हैं। तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी कि यहाँ पे जो औजार मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली है या अन्य जो भी पात्र मिले हैं, वो अधिकतर कांस्य धातु के बनाए जाते थे, ठीक है ना। उस समय पे लोहा नहीं था इनके पास में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। कांसा था, यहाँ पे सोना था, ठीक है ना। चलो आगे, परिचय और खोज। अब इसके परिचय और खोज की बात करते हैं, ठीक है ना। परिचय और खोज, तो देखो इसका नाम कैसे रखा गया है। इसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा पहले खोजा गया स्थल होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखो बताया था ना कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। यहाँ पे दो स्थल सबसे पहले खोजे गए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी भी बोलते हैं उनको, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अब इसके समयकाल की बात करते हैं तो इसका समयकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखो इसमें मतभेद मिल सकता है आपको, सभी अलग अलग किताबों के अंदर इसका समयकाल या टाइम पीरियड अलग अलग मिल सकता है आपको। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी फॉलो करती है, लूसेंट है ना, लूसेंट फॉलो करती है, वो टाइम पीरियड क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं पे देखने को मिले या एग्जाम में आए, किसी मॉक टेस्ट में आए, तो आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही राइट मानना है, ठीक है ना। हाँ, अन्य किताबों में आपको ये डेटा अलग मिल सकता है, लेकिन सबसे करेक्ट और ऑथेंटिक यही है। नेक्स्ट है खोज। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा के टीले को खोजा। सबसे पहले किसने खोजा? चार्ल्स मेसन ने। कब खोजा? 1826 में हड़प्पा के
टीलों को खोजा। तो आपको याद रखना है चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा की टीलों को खोजा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1873 में इन स्थलों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। यह है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की, ठीक है ना। हड़प्पा जो कि कहाँ मिला था? कौन सी नदी के किनारे पे? रावी नदी के किनारे पे, ठीक है ना। रावी नदी के किनारे पर भी वर्तमान में ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज कब की? 1922 में। किसने की? राखालदास बनर्जी ने। किसने की दोस्तों? राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब प्रमुख स्थल की बात करते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो सिंधु सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। तो कौन कौन से? जैसे पहला है हड़प्पा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो रावी नदी के तट पर है और पहला खोजा गया स्थल है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है, सिंधु नदी के तट पर सबसे बड़ा स्थल। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी के तट पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लोथल की बात की जाए तो लोथल वर्तमान में गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे पे, और ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बंदरगाह शहर था? तो कौन सा था? लोथल, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में लोकेटेड है और ये घग्गर नदी के तट पे है और यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। देखो कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कालीबंगा का क्या मतलब है? काली चूड़िया। क्या मतलब है दोस्तों? काली चूड़िया, ठीक है ना। काली चूड़िया, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान पे काली चूड़िया पाई गई थी, तो वो थी कालीबंगा के अंदर। और ये घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ पे जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है ना। अग्निकुंड भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगा के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि पकी हुई ईंटें कहाँ पे मिली है, तो वो भी कहाँ पे मिली है? कालीबंगा के अंदर, ठीक है ना। पकी हुई ईंटें, तो पकी हुई ईंटें भी कहाँ पे मिली है? कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान सिंधु नदी के तट में अभी पड़ा था, जो मृतकों का टीला कहलाता है, और लोथल गुजरात में स्थित है और ये एक बंदरगाह शहर है, ठीक है ना, भोगवा नदी के तट पे। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करेंगे धोलावीरा की। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताएंगे आपको। तो धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए और त्रिस्तरीय शहर नियोजन, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ठीक है ना। कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 स्तरीय या 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले ना, उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। 2 भाग कौन कौन से? एक तो था पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्व वाला, और एक था पश्चिमी भाग। अब देखो जो पश्चिमी भाग था ना, इस पश्चिमी भाग के अंदर दुर्ग बने हुए थे। क्या बने हुए थे? दुर्ग, जिनको गड्डी भी बोला जाता है दुर्गों को, यहाँ पे है ना, आगे पढ़ेंगे अभी। जहाँ पे दुर्ग बने हुए थे और दुर्ग के चारों ओर दीवारें बनाई गई थी। दुर्ग ऊपर वाले या ऊंचे वाले स्थानों पे होते थे। यहाँ की जो मंजिलें थी या फिर जो मकान बने हुए थे, जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो काफ़ी बड़े थे, ठीक है ना, और सार्वजनिक काम में लिए जाते थे इन दुर्ग को। तो पश्चिमी भाग में तो दुर्ग थे और पूर्वी भाग में आम जनसंख्या निवास करती थी। पूर्वी भाग में जो आम जनसंख्या थी ना, जो सामान्य वहाँ के नागरिक थे, तो वो निवास करते थे, ठीक है ना, जो मूल निवासी थे वहाँ के। तो सामान्य निवासी तो कहाँ पे रहते थे? पूर्वी भाग के अंदर। और जो पश्चिमी भाग था उसमें दुर्ग बने हुए थे, ठीक है, और चारों ओर उनकी बड़ी दीवार होती थी, ऊंचे स्थानों पे बने होते थे। लेकिन जो धोलावीरा है ना, ये धोलावीरा 3 स्थानों में विभाजित है। कितने स्थानों में? 3 स्थानों में विभाजित है। अगर धोलावीरा की बात करें तो ये इधर पूर्व में, पश्चिम में और बीच में मध्य विभाग स्थित था इसका, ठीक है ना, मध्य भाग भी स्थित था। तो धोलावीरा 3 स्थानों में विभाजित था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि धोलावीरा को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में इसको अपनाया गया है, ठीक है ना। यूनेस्को में कब अपनाया गया इसको? 2023 के अंदर 40वां वर्ल्ड हेरिटेज। कौन सा? 40वां वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने धोलावीरा को अपनाया है। नेक्स्ट है बनवाली हरियाणा के अंदर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी केल के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट बात है कि मिट्टी केल के साक्ष्य कहाँ मिले? बनवाली के अंदर। देखो राखी गढ़ी जो कि वर्तमान में हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है ना। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये याद रखना है आपको कि भारत में कहाँ पे? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखी गढ़ी।
और छन्हू की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके जानते हो आप, मनके बोलते हैं माला को, ठीक है ना, माला बनाने का काम, ठीक है ना, माला। अब देखो माला कौन बनाती है, माला बनाती है अधिकतर महिलाएं। तो यहाँ पे महिलाओं के मेकअप का सामान भी मिला है, आपको ये भी याद रखना है कि महिलाओं के मेकअप का सामान मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। और छन्हू के अंदर एक बिल्ली के पंजों के पीछे कुत्ते के पंजे मिले, यानी कि भागती हुई बिल्ली का एक कुत्ता पीछा कर रहा है, ऐसा वहाँ पे पंजों के चिन्ह मिले हैं। कहाँ पे, छन्हू में। और महिलाओं के मेकअप का सामान मिला है, मनके बनाने का कारखाना भी छन्हू के अंदर ही था, ठीक है। नगर नियोजन और वास्तुकला की बात करेंगे तो वहाँ का नगर नियोजन के लोग किस प्रकार से रहते थे, मकानों की वास्तुकला क्या थी, मकान किस प्रकार से बने हुए थे। तो सुनियोजित शहर थे, बिल्कुल देखो शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। कौन सी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। आपसे पूछा जाएगी ग्रामीण कौन सी थी, तो ग्रामीण सभ्यता पूरा पाषाण काल में हुआ करती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या फिर शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उन्नत नगर नियोजन था। शहर 2 भागों में विभाजित था। 2 भाग बताया हूँ अभी आपको, देखो कौन कौन से। पहला तो गया दुर्ग, जिसको गढ़ी बोला जाता है, पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में, ऊंचे चबूतरे पर स्थित था, शासक वर्ग और महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों के लिए, ठीक है। और निचला शहर जो कि पूर्वी भाग था, उसमें सामान्य निवासियों के लिए। याद रखना है आपको कि सभी भाग 2 भागों में विभाजित होते थे, ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी, जहाँ पे पश्चिमी तो दुर्ग और पूर्वी सामान्य निवासियों के लिए। देखो नेक्स्ट है सड़कें। सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी, एक दूसरे से समकोण पे काटती थी। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है ना। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस प्रकार से एक दूसरे को काटती थी, ठीक है ना। तो सड़कें बिल्कुल सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और इस पद्धति को बोला जाता है ग्रिड पद्धति, यानी कि ग्रिड पद्धति में बनी होती थी। अत्यधिक विकास, भूमिगत जल निकास प्रणाली, घर में निजी और कुएं और स्नानागार। देखो निजी कुएं होते थे, घर में स्नानागार बने होते थे, जैसे भी वर्तमान समय में होते हैं ना। और गंदे पानी की नालियाँ मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, तो नालियों की भी सुचारू व्यवस्था थी। घरों में निजी कुएं थे, स्नानागार बने हुए थे, जल निकास की प्रणाली बनी हुई थी। भवन निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किस प्रकार की ईंटों से, पक्की ईंटों से। और घरों में रसोई होती थी, स्नानागार और आंगन भी होते थे। विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में, कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। याद रखना है विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो के अंदर। तो एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, ठीक है। अन्नागार की बात करेंगे तो बड़े अन्नागार मिले हैं, और ये भी कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है ना। अन्नागार का मतलब ग्रेनरी, जो फसल को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे। बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का मतलब है दोस्तों कि वो ऐसा क्या व्यापार करते थे, कृषि करते थे, जिससे वो अपना घर खर्चा चला सके, ठीक है ना। जीवन निर्वाह का आधार क्या था उनका। तो समाज संभवतः विभिन्न वर्गों में विभाजित था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे लोगों का या सामाजिक जीवन यानी कि समाज कितने भागों में विभाजित था। तो दोस्तों 4 भागों में विभाजित था, ठीक है ना। पहले शासक थे, फिर पुजारी, फिर व्यापारी, फिर श्रमिक। तो 4 भागों में विभाजित थे। बात की जाए तो माता देवी की पूजा प्रचलित थी, यानी कि महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता था, महिला देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि महिलाएं ही परिवार के अंदर मुखिया होती थी, ठीक है ना। और स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तो मुखिया होती थी, स्थिति तो अच्छी होगी, बेसिक सी बात है। तो मातृसत्तात्मक था। अब बात करेंगे आर्थिक जीवन की, कि वो अपने अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते थे। तो पहला ऑप्शन था कृषि, ठीक है। प्रमुख व्यवसाय जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास मुख्य फसलें थी। कपास उगाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि कपास उगाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और ये कपास का क्या किया करते थे, कपास का यहाँ से निर्यात किया करते थे, ठीक है ना। ये कपास का निर्यात किया करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। सुमेरिया जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्थित है, और फारसी सभ्यताओं के साथ में ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। दूसरा ऑप्शन इनके पास में पशुपालन, जो भेड़, बकरी, बैल, भैंस, कुत्ता, इनको पाले जाते थे। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है घोड़ा, ठीक है ना। घोड़ा क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा जानवर नहीं है, तो घोड़ा आपको करेक्ट करना है उसमें। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा लोगों के पास में नहीं था, ठीक है ना। घोड़े के कहीं पे चित्र भी नहीं मिले हैं, या फिर घोड़े के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। घोड़ा पूरा पाषाण काल के अंदर था, तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है तो घोड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो उसमें घोड़ा नहीं आएगा। तो इसमें भेड़, बकरी, बैल और कुत्ता, ठीक है ना। कुत्ता तो आप जानते हो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब ऐसा पालतू जानवर जिसको पाला गया था तो वो कुत्ता ही था। अब बात करेंगे व्यापार की, तो यहाँ पे व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का। आंतरिक का मतलब अपने ही आसपास के लोगों से, और बाहरी मतलब बाहर के आसपास के देशों के साथ में।
होता था, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरिया और फारस जैसे क्षेत्रों के व्यापारिक संबंध है, ठीक है ना, और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। अब बात करेंगे शिल्प और कला की। तो यहाँ पे शिल्प और कला है ना, जो कला क्या आती है, शिल्प क्या आती है, तो मिट्टी के बर्तन बने होते थे। मिट्टी के बर्तनों को बोला जाता है दोस्तों टेराकोटा। क्या बोलते थे? टेराकोटा। अभी आगे पढ़ेंगे ये भी, है ना। मन के बनाने का काम, धातु क्रम, और धातु में भी कौन कौन सी धातु, तांबा और कांसा, ठीक है ना। और सोने से भी परिचित थे ये लोग, ये भी आपको याद रखना है। और मोहरे बनाने का काम करते थे। मोहरे भी शिल्प की बनाई जाती थी, यानी कि पत्थर की बनाई जाती थी। इनका धार्मिक जीवन, मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियाँ बहुतायत में मिली है, ठीक है ना। मातृ देवी का मतलब है कि हड़प्पा में एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? पौधा निकला हुआ दिखाया गया था, ठीक है ना। तो उससे ये पता चला है कि वो मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है ना। उर्वरता की देवी माना गया है उसे। अब बात करेंगे पशुपति महादेव की। तो मोहरों पर एक सिंह वाले देवता, संभवतः जो शिव का प्रारंभिक रूप था, की आकृति मिली है, तो उससे पशुपति महादेव के नाम से जाना जाता है। पशुपति महादेव बताया गया है, और वहाँ पे लोग उसकी पूजा किया करते थे। प्रकृति की भी पूजा करते थे। प्रकृति में कौन से पेड़ की? पीपल की, ठीक है ना। और जानवरों में भी जैसे कुब्बड़ वाले बैल की पूजा करते थे, ठीक है ना, जो और जल की भी पूजा करते थे। यहाँ पे कोई मंदिर या संरचना नहीं मिली है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल भी कोई मंदिर या संरचना, मंदिर की जैसी संरचना नहीं मिली है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल में मंदिरों को क्या कहा जाता था, तो पूरा पाषाण काल में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था दोस्तों। क्या कहते थे? जिगुरत, ठीक है ना, याद रखना है। लेकिन सिंधु सभ्यता में इनकी कोई भी संरचना नहीं मिली है। कला और लेखन की बात करते हैं तो मोहरे, यहाँ पे क्या प्राप्त हुई है? मोहरे। अब मोहरे की बात करते हैं तो मोहरे में सर्वाधिक कलाकृतियाँ हैं। ये स्टेटाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, स्टेटाइट, ठीक है ना, जिससे बनी होती थी। इन पर एक सिंग वाला गेंडा आएगा दोस्त, यहाँ पे ना गेंडा आएगा। बैल, हाथी, बाघ और धार्मिक दृश्यों की आकृतियाँ खुदी होती थी। देखो यहाँ पे भी कहीं पे घोड़ा नहीं है, तो घोड़ा विशेष तौर पे याद रखना है आपको, क्योंकि वो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर संबंधित नहीं है, तो उसमें राइट आंसर घोड़ा था। एक सिंग वाला बैल, हाथी, बाघ, ये सभी वहाँ पे मौजूद थे उनकी कलाकृतियों में। टेराकोटा बोला जाता है मिट्टी की आकृतियों को या मिट्टी से बनी हुई आकृतियों को, ठीक है ना। तो टेराकोटा जैसे मिट्टी से बनी हुई स्त्री आकृतियाँ, खिलौने, पशु आकृतियाँ आदि मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया था, ठीक है ना। तो कांसे की मूर्ति की कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, जो मूर्ति कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। चित्रलिपि की बात करेंगे तो यहाँ की चित्रलिपि पिक्टोग्राफी थी। पिक्टोग्राफी का मतलब भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र के माध्यम से ही लिखा जाता था, ठीक है ना, भाव चित्रात्मक। एक चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसको अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका, ये भी याद रखना। और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन। अब हम बात करेंगे कि पतन कैसे हुआ, कि इतनी सदृढ़ बिल्कुल व्यवस्था थी, वहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उसके पतन का मुख्य कारण क्या था? तो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास में सिंधु सभ्यता का पतन शुरू हुआ। इसके कई संभावित परिणाम कारण बताए जाते हैं, जिनमें शामिल है। देखो, इसका कोई फिक्स कारण नहीं है कि उसके पतन का मुख्य कारण क्या रहा है, ठीक है ना। संभावित कारण है जितने भी है। जैसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन, की शुष्कता और वर्षा की कमी हो गई होगी, या फिर नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया होगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में बदलने से उनका पतन हुआ होगा, या फिर कई बार बाढ़ आने वाली विनाशकारी बाढ़, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको इस बाढ़ से, कि बाढ़ के कारण, ठीक है ना, अधिकतर आपको ये मिलेगा लिखा हुआ। और या फिर अन्य कारण हो सकता है आर्यों का आक्रमण। आर्य एक जनजाति है जो बाहरी विदेशों से भारत के अंदर लूट मार करने के लिए यहाँ पे आक्रमण करते थे, तो उनके कारण भी हो सकता है कि यहाँ का नष्ट हुआ हो। हालांकि ये व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाढ़ के द्वारा हो सकती है, ऐसा अनुमानित है। या फिर अन्य कारण हो सकते हैं भूकंप या महामारी, या फिर प्राकृतिक आपदा आई हो। इनमें से कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारकों से संयोजन ने और इन महान सभ्यताओं के पतन में योगदान दिया है, ठीक है ना। आगे अब हम सिंधु सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं, कुछ नए भी है, कुछ पुराने भी है, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1921। विशाल स्नानागार किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर पाया गया? देखो, विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो, मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार, एक बड़ी जल टंकी जिसमें परिष्कृत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी, और संभवतः इसका अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट है मोहनजोदड़ो। आपको क्या याद रखना है कि कहाँ पे किया गया था?
मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो के अंदर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। देखो ये भी पूछा गया है कि उसने दोस्तों वहाँ पे तांबा मौजूद था, ठीक है ना, तांबे से तो लोग परिचित थे वहाँ पे कांसे से भी लोग परिचित थे, ठीक है, सोने से भी लोग परिचित थे, लेकिन परिचित किससे नहीं थे, लोहा से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। तो देखो दोस्तों, लोहा से लोग परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, है ना, इसका उपयोग बहुत बाद में लोहयुगीन सभ्यता के दौरान किया गया था। प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किससे संबंधित है या किससे बनी होती थी, सोरो, है ना, किससे बनी होती थी। तो टेराकोटा पत्थर की बनी थी, कि टेराकोटा मिट्टी की, कांस्य या तांबा, तो अभी पढ़ा था हमने, कांस्य की बनी होती थी, ठीक है ना, किससे बनी हुई थी, कांस्य की, जो कि कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदड़ो के अंदर। तो देखो दोस्तों, कांस्य की बनी होती थी और ये छोटी अभिव्यंजक मूर्ति हड़प्पा वासियों के धातु ढलाई कौशल को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, ठीक है ना, बंदरगाह पूछा है आपको, ठीक है ना, बंदरगाह कौन सा था। तो बंदरगाह तो एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, लोथल, जो कि गुजरात में था, लोथल जो कि गुजरात में, और किस नदी के किनारे पे था, भोगवा नदी के किनारे पे, ठीक है ना, ये भी याद रखना है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां कैसी थी, तो अभी पढ़ा था हमने, गलियां कैसी थी वहाँ पे, सीधी, है ना, और समकोण पे काटती थी, ठीक है, तो चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर बी। तो गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी, है ना, गलियां एक दूसरे से समकोण पे काटती थी और ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति में बनी होती थी, और प्राय चौड़ी होती थी, इनके दोनों किनारे पे पट्टी नालियां बनी होती थी, ये भी याद रखना है आपको। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जो, देखो पूछा गया है किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे पहले वहीं पे उत्पादन किया गया उसका। तो राइट आंसर होगा सी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, वरना इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दोगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जो। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कपास का। देखो कपास का उत्पादन किया था सबसे पहले, ठीक है, हड़प्पावासियों के को कपास उगाने का श्रेय दिया जाता था, वह इसे मेसोपोटामिया या फिर सभ्यताओं के साथ निर्यात किया करते, मेसोपोटामिया या फिर पारस के साथ में, ठीक है ना, मेसोपोटामिया को ही सुमेरिया बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय क्या था। देखो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा अपवाद है, अपवाद मतलब अभी बताएंगे आपको। जैसे इसका ऑप्शन देखो, कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ के लोग कृषि भी करते थे, वहाँ के लोग व्यापार भी करते थे, ठीक है ना। तो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन इज करेक्ट, कृषि भी सही है, व्यापार भी सही है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, ठीक है। अगर आप अन्य सभी किताबों में या फिर बुक्स में या फिर कहीं पे भी ई बुक में या किसी टीचर से पढ़ोगे तो वो अधिकतर आंसर आपको कृषि ही बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, कृषि ही बताएंगे, ठीक है ना, अधिकतर आंसर क्या बताएंगे, कृषि ही बताएंगे। लेकिन जब एसएससी ने इसका राइट आंसर माना तो एसएससी ने क्या माना, व्यापार। एसएससी ने क्या माना, व्यापार। तो एसएससी के अनुसार तो व्यापार बिल्कुल सही है और अन्य बुक्स के अनुसार कृषि बिल्कुल सही है। देखो राइट आंसर तो कृषि होगा उसका, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर ही निर्भर थी पूरी। लेकिन एसएससी ने क्या माना है, एसएससी ने व्यापार माना है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा मोरों पर नहीं पाया गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, और एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है और रिपीटेड ये 3-4 बार आ चुका है। हाथी, बैल, घोड़ा, गेंडा। गेंडा है दोस्त यहाँ पे ना, गेंड नहीं है, गेंडा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। घोड़ा वहाँ पे नहीं था, तो राइट आंसर इज घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा मोरों पर घोड़े के चित्र बहुत कम मिले या न के बराबर, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी स्थिति पर बहस बनी होती, याद रखना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि घोड़ा, अगर क्वेश्चन पाषाण काल से संबंधित हो तो घोड़ा बिल्कुल करेक्ट होगा उसमें, क्योंकि पाषाण काल से लोग घोड़े से बिल्कुल परिचित थे और इसका घरेलू उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, अभी पढ़ा था हमने, मृतकों का टीला, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का हिस्सा थी, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्य युग, लोहा। तो किससे संबंधित थी, कांस्य युग से, ठीक है दोस्तों, कांस्य युग से। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य के औजारों या कलाकृतियों का उपयोग करते थे, जिससे ये कांस्य युग की सभ्यता बन गई थी। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा का स्थित है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे, राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे पर, ठीक है ना, घग्गर नदी के किनारे पर राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के या सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे, तो घर बने होते थे पक्की ईंटों से। किससे बने होते थे दोस्तों, पक्की ईंटों से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पक्की ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी थी, देखो देखो दोस्तों ये भी पूछे जा सकते हैं ना, तो इनको कैसे याद रखना है।
किधर है, पूर्व। पूर्व के अंदर तो था आलमगीरपुर, कौन सा था, आलमगीरपुर, ठीक है ना, आलमगीरपुर। तो ये आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है, अभी वर्तमान यूपी में पड़ता है। अगर बात की जाए पश्चिम की, तो पश्चिम में था सुत का गेंडोर, कौन सा था, सुत का गेंडोर, ठीक है ना, मार्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है, सुत का गेंडोर। 1 मिनट रुको। सुत का गेंडोर, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, पश्चिम में था सुत का गेंडोर और पूर्व में था मांदा, दक्षिण में था दाइमाबाद, ठीक है ना। पूर्व में तो था आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत का गेंडोर, उत्तर में मांदा और दक्षिण में दाइमाबाद। आलमगीरपुर वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सुत का गेंडोर पश्चिम, मतलब पश्चिम का एरिया जो पाकिस्तान में, मांदा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पे था, आलमगीरपुर था हिंडन नदी के किनारे। सुत का गेंडोर पश्चिम के अंदर सिंधु नदी के किनारे, मांदा उत्तर में चिनाब नदी के किनारे और दाइमाबाद दक्षिण में परवराहा नदी के किनारे पे, जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी, ठीक है। तो सबसे पूर्वी हिस्सा पूछा गया है, तो सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आलमगीरपुर, ठीक है ना, आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, अभी पढ़ा था हमने, लिपि क्या थी उसकी, चित्रात्मक, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि भाव चित्रात्मक, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक की, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी, इंद्र, अग्नि, पशुपति, महादेव, विष्णु। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव, ठीक है ना। ये इंद्र और अग्नि नहीं करना है, ये पाषाण काल से संबंधित है, किससे संबंधित है, पाषाण काल से, ठीक है ना। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग से रंग किया जाता था, नीला, लाल, हरा, पीला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन की एक अनूठी विशेषता क्या थी, तो कैसे लेते थे शहरी नियोजन, ग्रिड आधारित शहर योजना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता ग्रिड आधारित थी, शहर योजन उन्नत जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये है गुजरात राज्य में, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे पे। और ये 3 भागों में विभाजित है। यूनेस्को ने 2023 में इसको 40वां वर्ल्ड हेरिटेज अपनाया है, ठीक है ना, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी इमारत थी वहाँ की अन्नागार, विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों, ठीक है। करियर पथ स्टडी पॉइंट, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। आप हमारे चैनल का नाम करियर पथ स्टडी पॉइंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू।